हाय एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ फॉल ऑफ डमास्कस, यानी कि फॉल ऑफ बशर अल असद गवर्नमेंट इन सीरिया। आप लोग सबसे ज़्यादा लाइक आपके लिए सरप्राइजिंग होगा कि यार अभी तक तो सारी चीज़ें सीरिया में शांत चल रही थी, अचानक से इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट इरप्ट होकर के क्यों आते हैं। आई मीन प्रोटेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, बट ये कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा हंगर जो वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप है उनके अंदर नज़र आई कि उन्होंने सीरिया की जो कैपिटल है डमास्कस इसको कैप्चर कर लिया। और अभी फ़िलहाल में जो सीरिया के रेसिडेंट हैं बशर अल असद, वो रशिया पहुंच चुके हैं असाइलम के लिए अलोंग विद हिज फैमिली। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिसके कारण सीरियन गवर्नमेंट जो है कोलैप्स कर गई, और वहाँ पर ऐसा क्या एकदम से इशू आया कि 3 से 4 दिन में सीरिया के कैपिटल को कैप्चर कर लिया गया बाई टेररिस्ट ग्रुप। और उस टेररिस्ट ग्रुप का नाम है हयत तहर अल शाम, जिसको आप शॉर्ट में HTS टेररिस्ट ग्रुप भी बोल सकते हैं। देखो, वैसे तो सीरिया में बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, बट प्रिडोमिनेंटली यू कैन से कि HTS एक ग्रुप है जिसने डमास्कस को फ़िलहाल में कैप्चर किया है। हम समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका यहाँ पर इंटरेस्ट रहा है। सो ये कुछ फुटेजेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट फुटेज में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड ये पार्ट दिखाया गया है। ऑफ कोर्स सीरिया में अभी फ़िलहाल में इतने सिविलियंस हैं नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब सीरियन सिविल वॉर हुई थी तब लगभग 5 लाख के आसपास जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ हुई थी। साथ ही साथ बहुत सारे सिविलियंस जो है रेफ्यूजी बनकर के यूरोप या अदर मिडिल ईस्ट नेशंस में जो है चले गए थे फॉर द बेटर लिविंग लाइफ स्टाइल यू कैन से। सेकंड इमेज में देखेंगे कि ये डमास्कस है। डमास्कस में अभी जो है ये सीरिया का फ्लैग है, बट बहुत जल्द ये फ्लैग जो है चेंज होकर के जो HTS यानी कि हयात तहर अल शाम जो HTS टेररिस्ट ग्रुप है उसका यहाँ पर लग जाएगा। थर्ड फुटेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पर्सन खड़ा हुआ है और ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू बशर अल असद का नहीं है, ये स्टैचू बशर अल असद के फादर का है, जिसको तोड़ा गया है ओपनली डमास्कस में। और ये जो पर्सन है ये HTS टेररिस्ट ग्रुप का या तो मेंबर है या फिर सपोर्टर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप दो मैप्स देख पा रहे होंगे। एक मैप जो है ये जो टेररिस्ट कूप है, आप इसको कूप बोल सकते हैं कि कूप से पहले का है और एक कूप के बाद का है। तो अभी जो फ़िलहाल में प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ये जो मैप है सेकंड मैप ये दर्शाया गया है। और उससे पहले जो है मैप किस तरीके से सीरिया का दिखता था, आप लोग ज़रूर देखते होंगे कि यार ये पूरा सीरिया है और ये पूरा सीरिया जो है बशर अल असद की अंडर में था। लेकिन ऐसा गलत है। जो सीरिया का जो मैक्सिमम रेड पार्ट आप जो है देख पा रहे हैं वो ही पार्ट केवल बशर अल असद के कंट्रोल में था। अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट जो आप मल्टीपल अलग अलग कलर्स में हाईलाइटेड पार्ट देख पा रहे हैं वो मल्टीपल टेररिस्ट ग्रुप ने ऑक्यूपाई कर रखा था। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं। एक कुर्दिश लेड सीरियन यहाँ पर फोर्सेस है। ये जो येलो वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं ये कुर्दिश फोर्सेस है। तो बेसिकली कुर्दिश फोर्सेस है क्या और क्या इनका बेसिकली पर्पस है। कुर्दिश फोर्सेस में आप देख पा रहे हैं कि कुर्दिश फोर्सेस का मेनली ये पर्पस ये है कि ये थोड़ा सा सीरिया का पार्ट लेकर के और थोड़ा सा टर्की का सदर्न पार्ट लेकर के एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते हैं जिसको वो ये बोलेंगे कुर्दिस्तान। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि इंडिया में खालिस्तान वाला इशू है, तो उनका भी मेन पर्पस यही है कि पाक जो पंजाब का थोड़ा सा पार्ट है और जो पाकिस्तान पंजाब का थोड़ा सा पार्ट है, इसको मिला करके एक खालिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते हैं ये लोग। उसी तरीके से कुर्दिस्तानी फोर्सेस हैं जो कि कुर्दिस्तान सेपरेट नेशन बनाना चाहते हैं। उसके अलावा आप एक दूसरा यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेररिस्ट ग्रुप जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, दैट इज़ हयत तहर अल शाम, जिसको HTS ग्रुप बोल सकते हैं। तो आज के समय जो डमास्कस कैप्चर किया है और जो टेररिस्ट ग्रुप ने जो लैंड ऑक्यूपाई करा है वो HTS टेररिस्ट ग्रुप ही है जिसने डमास्कस को जो है कब्जाया है। सो अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप इस तरीके से डिवाइडेड क्यों है सीरिया में, और
ये बेसिकली इन द पास्ट हुआ क्या था, सो ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी अरब स्प्रिंग से। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अरब स्प्रिंग के बारे में, कि अरब स्प्रिंग है क्या। सो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ, सो अरब स्प्रिंग बेसिकली मिडिल ईस्ट में एक तरीके की वेव थी जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी और एनार्की को अपोज करती थी। यानी कि कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री में, मिडिल ईस्ट के स्पेशली, मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री में अगर एनार्की है तो वहाँ पर बेसिकली एक वेव आई थी जहाँ पर सिविलियंस वहाँ पर चाहते थे एक मेजॉरिटी में कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाए। और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के पीछे मेन इंटरेस्ट यूएसए का था, क्योंकि यूएसए हमेशा से चाहता था कि मिडिल ईस्ट में अगर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी तो यूएसए को मिडिल ईस्ट के नेशंस में कम्युनिकेट कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और अपने रीज़न, अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको फुलफ़िल कर पाना काफ़ी आसान होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है ये पूरे वर्ल्ड का जहाँ पर यू कैन से कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल और नेचुरल गैसेस के रिजर्व्स हैं। सो अगर डेमोक्रेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश होती है तो ईजिली यूएसए उनसे कम्युनिकेट करके ऑयल और गैसेस को जो है परचेज कर पाएगा या फिर उनका बेसिकली ट्रेड स्टार्ट हो पाएगा। सो अरब स्प्रिंग तुनीशिया से स्टार्ट होता है। तुनीशिया एक छोटा सा यू नो मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में, साउथ अफ्रीका के मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में एक छोटा सा कंट्री है। तुनीशिया में क्या हुआ था कि जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे एंड वहाँ पर क्या था कि अचानक से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते थे और सिविलियंस के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया करते थे। तो हुआ क्या कि एक पर्सन ने एक दिन, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कि एक पर्सन ने अपने आप को आग जला दी। और आग जलाने के बाद जब बाकी सारे लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो ब्रूटली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो सिविलियंस पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो सिविलियंस है उन्होंने डिसाइड करा कि जो भी करेंट गवर्नमेंट है उसको हटा करके डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और इवेंचुअली डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश भी हुई। उसके बाद लीबिया की बारी आई जहाँ पर आपने मोहम्मद गद्दाफी का नाम सुना होगा, जो कि जो भी वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रुएलिटी किया करता था अपने लोगों पर। तो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी हटी। इजिप्ट में भी जो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी, लीबिया में भी डेमोक्रेसी आई, इजिप्ट में भी डेमोक्रेसी आई। और इसी तरीके से एक वेव चली थी सीरिया में भी। लेकिन सीरिया में क्या था कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा शांति तौर पर हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट थे। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब वो प्रोटेस्ट धीरे धीरे से एक मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू गवर्नमेंट ने उसको कंसिडर कर लिया था कि अब ये जो प्रोटेस्ट है ये अपना बड़ा रूप ले सकते हैं। क्योंकि जो बशर अल असद है वो 2000 से सीरियन प्रेसिडेंट थे और 2000 से 2010 तक वो चेंज ही नहीं हुए। और वो हमेशा से वहाँ पर कोई इलेक्शंस ही नहीं होते थे क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं थी। सो मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्या है कि जो सीरियन मिलिटेंट्स हैं उन्होंने सिविलियंस के ऊपर ब्रूटली फिर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद जो वहाँ पर सिविलियंस हैं उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी। और ऑफ कोर्स जो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप क्रिएट होते गए और उन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को इवेंचुअली यूएसए ने वेपन्स प्रोवाइड करे और यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी का काफ़ी हद तक सपोर्ट था। सो बेसिकली ये पूरा अरब स्प्रिंग था। एंड इवेंचुअली जो वहाँ की बशर अल असद की जो उस समय की गवर्नमेंट है वो काफ़ी हद तक सक्सेस हुई सिविलियंस को कंट्रोल करने में। बट वो सेपरेटिस्ट ग्रुप धीरे धीरे क्रिएट होते गए और यूएसए का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन होने लगा। सो इवेंचुअली यूएसए ने डिसाइड करा था कि वो अपनी डायरेक्टली ट्रूप्स भेजेंगे सीरिया में, जो कि बशर अल असद को हटा करके एक डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट या पपेट गवर्नमेंट जो है वो बिठाई जाएगी। लेकिन चूंकि वेस्टर्न नेशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया को भी यहाँ पर इन्वॉल्व होना पड़ा। और रशिया ने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बशर अल असद की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। और इवेंचुअली जो सरकार बशर अल असद की गिरने वाली थी, रशिया ने अपने वहाँ पर मिलिट्री और कई सारे जो आर्म्स फोर्सेस हैं उनको भेज करके
वहाँ पर न्यूट्रलाइज़ किया और बशर अल असद की जो गवर्नमेंट है उसको जो है स्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। लेकिन यहीं पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2017 में। ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या एग्रीमेंट था और क्या शर्तें थी जिस शर्त पर रशिया ने सीरिया को सपोर्ट किया। सो बेसिकली ये था अरब स्प्रिंग की भाई एक डेमोक्रेसी की लहर थी पूरे मिडल ईस्ट में, और वो लहर कहीं ना कहीं बशर अल असद की गवर्नमेंट को जो है गिरा करके डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहती थी। बशर अल असद ने उसका प्रोटेस्ट किया या फिर लोगों को अलाउ नहीं किया डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में, और सिविलियंस फिर गुस्से में आ गए और उन्होंने जो प्रोटेस्ट या अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वो धीरे धीरे वो आप देख पा रहे हैं कि वही सिविल वॉर में ये कई सारे जो कंट्रीज़ हैं, अ, ये जो सीरिया कंट्री है ये कई सारे जो है सेपरेटिस्ट ग्रुप ने कैप्चर कर ली थी। एंड सेकंड बात करें कि वही कि अरब स्प्रिंग जो है 2010 में आया था, और 2015 तक यू कैन से कि सीरिया में सिविल वॉर चली थी। प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन सीरिया। Assad government cracked down on civilians and resulted in civil war. USA and other Western nations decided to intervene directly in the war because of 5,000 casualties. So, like, I'm so sorry, it's 5 lakh casualties. So 5 lakh टोटल कैजुअलिटीज़ की कैजुअलिटीज़ हुई इस पूरे सिविल वॉर में, और कई सारे बंदे, कई सारे वहाँ के सिविलियंस जो है रेफ्यूजी बने यूरोप और अदर वेस्टर्न नेशन, और जो आसपास के नेशंस हैं वहाँ पर वो जो है एज अ रेफ्यूजी चले गए। रशिया डायरेक्टली सीरिया के सपोर्ट में आया, अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी, और जो भी यूएस लेड टेररिस्ट ग्रुप है या सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनके अगेंस्ट फाइट करके कहीं ना कहीं जो रीजन है उसको स्टेबलाइज किया। के समय जो एच टी एस ग्रुप है उन्होंने दमास्कस में जो है बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया है और अपना जो कंट्रोल जो है इस्टेब्लिश कर लिया है। सो इसराइल का इसका क्या व्यू है, इसराइल किसके सपोर्ट में रहा और इसराइल आगे क्या चाहता है। सो यहाँ पर बेसिकली इसराइल इज़ नॉट विलिंग टू इंटरफेयर विद द इंटरनल इवेंट्स इन सीरिया। इसका मतलब यह है कि इसराइल नहीं चाहता है कि जो भी सीरिया में इंटरनली हो रहा है उसमें वो डायरेक्टली इंटरवीन करें। और बेसिकली जो गोलन हाइट बेसिकली एक रीजन है सीरिया का, बट उसको कुछ टाइम पहले इसराइल ने जो है कैप्चर कर लिया था। सो गोलन हाइट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन है इसराइल के लिए, जहाँ से वो डायरेक्टली सीरिया की कैपिटल दमास्कस पे नज़र रख सकती है। सो गोलन हाइट अभी फ़िलहाल में इसराइल के अंडर है, और गोलन हाइट में इसराइल ने अपनी फोर्सेस को बढ़ा दिया है क्योंकि वो अपनी सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप जिसने दमास्कस को कैप्चर किया है वो आकर के गोलन हाइट्स को भी कैप्चर कर ले। तो वहाँ पर सिक्योरिटी को उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, और साथ ही साथ इसराइल ने एक अपना हाथ बढ़ाया है, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है टुवार्ड्स सीरिया गवर्नमेंट। जो भी अभी वहाँ पर न्यू गवर्नमेंट बनेगी, इसराइल उनके साथ कॉपरेट करना चाहता है, और अगर कॉपरेट नहीं करते हैं जो सीरियन जो न्यू रिजीम है, तो उस केस में जो है दे आर रेडी टू फाइट, एंड इसराइल इज़ रेडी टू फाइट एंड रेडी टू सिक्योर देयर ओन इंटरेस्ट एंड बाउंड्रीज एंड देयर सिविलियंस एज वेल। सो बेसिकली बात करें तो बशर अल असद अभी कहाँ पर हैं। बशर अल असद रशिया पहुँच चुके हैं अलॉन्ग विद हिज फैमिली, और वहाँ पर उन्हें असाइलम मिला है। इनिशियली ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी कि बशर अल असद रशिया के लिए प्लेन में बैठ कर के जस्ट उड़ान ही भरा था उन्होंने, और उनका प्लेन क्रैश करा दिया गया या कर दिया गया। सो ये न्यूज़ कम्प्लीटली फेक है। इस बात को इंश्योर कर दिया है रशियन न्यूज़ आउटलेट स्पुतनिक ने कि सेफली वो पहुंच चुके हैं रशिया में। एंड ऑफ कोर्स यार हम बात करेंगे कि रशिया का क्या इंटरेस्ट रहा है सीरिया में, और क्यों रशिया एक अकेला तो नहीं कह सकते, लेकिन रशिया एक प्रीडोमिनेंट नेशन है जो कि सीरिया के सपोर्ट में आया था जिस समय बशर अल असद की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट कोलैप्स करने वाली थी। सो देखो यार, सबसे पहले बात है कि अगर वेस्टर्न नेशंस जहाँ पर भी हैं और वो अगर कहीं पर भी कोई भी यू कैन से इवेंट करने जा रही हैं,
तो वहाँ पर रशिया इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। सो उस समय बशर अल असद की गवर्नमेंट कोलैप्स होने वाली थी जब यूएसए ऑलमोस्ट अबाउट टू इंटरवीन इन सीरिया। पुतिन ने अपनी जो है मिलिट्री को भेज करके उस चीज़ को डिस्टेबलाइज होने से रोका। और जहाँ पर उनकी कुछ मेन इंटरेस्ट रहे थे, एक्चुअली सीरिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर नेचुरल गैसेस और ऑयल की रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सो रशिया उन रिजर्व्स पे कंट्रोल रख करके जो रशिया की जो ऑयल और नेचुरल गैसेस की इंडस्ट्री है उस पर डोमिनेंस कैप्चर करना चाहता था, या फिर डोमिनेंट होना चाहता था इस इंडस्ट्री में। दूसरा मेन रीज़न ये है कि 2017 में सीरिया और रशिया के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो टार्टस नेवल फैसिलिटी है, जो सीरिया की जो टार्टस नेवल फैसिलिटी है, वो रशिया को लीज पर मिल गई थी। अब इसकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई विश आई कुड ऐड दैट स्पेसिफिक लोकेशन इन द सेम प्रेजेंटेशन, बट मैं वो नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। सो आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो मेडिटेरेनियन सी को टच करता है और टर्की के जस्ट नीचे है, लेबनान के जस्ट ऊपर है। सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और 49 ईयर्स के लिए वो लीज पर दे रखा है और वो जो है रिन्यू होता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो या यहाँ पर एक मिलिट्री बेस रशिया ने बना रखा था एंड बाद में उन्होंने मिलिट्री एयर बेस भी बनाया सीरिया में। और जो रशियन मिलिट्री है उसका सीरिया में प्रेजेंस जो मिडिल ईस्ट में रशिया के प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा जो है हाईलाइट करता है। यानी कि अगर किसी भी नेशन का किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में प्रेजेंस रहेगा तो डेफिनेटली उसके पास काफ़ी ज़्यादा राइट्स आ जाएंगे कि वो वहाँ पर इजीली इंटरवीन कर सकता है चीज़ों में, या फिर जो भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो अपनी फुलफ़िल कर सकता है। सो इसी प्रकार से रशिया ने भी सीरिया में एक अपॉर्चुनिटी देखी और वहाँ पर एक नेवल बेस क्रिएट कर दिया, एयर बेस, मिलिट्री एयर बेस क्रिएट कर दिया। और जो सीरिया के जो ऑयल और नेचुरल गैसेस है उन पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लिया। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब रशियन गवर्नमेंट, रशियन मिलिट्री जब ग्राउंड लेवल पर सीरिया में आ चुकी थी तो यूएसए ने जो अपना आइडिया है सीरिया को इन्वेड करने का उसको रोक दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पुतिन। देखिए बहुत सारे जियो स्ट्रेटजिक वो होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं किसी भी कंट्री का। अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले जो सूडान है वहाँ पर रशिया ने मिलिट्री कूप करवाया था और जो उस समय गवर्नमेंट चल रही थी वो यूएसए सपोर्टेड गवर्नमेंट थी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो यूएसए है यानी कि जो जॉय बाइडन है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो भी अभी वॉर चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको और ज़्यादा जो है बढ़ाया जाए। और ये ओपनली जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लेवरोव, उन्होंने ओपनली बोला है। उन्होंने बोला है कि जो जॉय बाइडन है वो चाहते हैं कि जो अभी इंडिया, जो पूरे वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा क्रिएट कर दिया जाए, जो कि जब ट्रम्प पावर में आएंगे तो उनको वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज कर पाने एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी बन जाएगी उनके लिए। सो यार इवेंचुअली मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी बुरा हुआ। सीरियन गवर्नमेंट, जो सीरिया में जो भी स्टेबिलिटी चल रही थी वो इवेंचुअली टूट चुकी है। रीजन डिस्टेबलाइज दोबारा से हो चुका है और जो सीरिया आई थिंक एक कंट्री एग्जिस्ट भी नहीं रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। डेफिनेटली वो मल्टीपल सेपरेटिस्ट ग्रुप उसको जो है बांट लेंगे और वो मल्टीपल सेपरेटिस्ट ग्रुप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है डिक्लेयर कर देंगे। सो देखो यार बहुत सारी वॉर्स चल रही हैं। मैं तो केवल यही कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज के समय यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है जिसको काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। इसराइल गाज़ा वॉर चल रही है। अभी आपने साउथ कोरिया में
एक मिलिट्री कूप दे नहीं, मिलिट्री कूप तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक इमरजेंसी देखी आपने। चाइना ताइवान का के टेंशन्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। सो देखो यार, इस वीडियो में बताना तो बहुत सारा कुछ था, लेकिन इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप यार वीडियो को अच्छा लगा या फिर आप कुछ फीडबैक देना चाहते, यू कैन गिव द फीडबैक एंड आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट पॉसिबल changes in this video or the further video. So yeah, चलो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट you can also join my telegram channel, and if you want I'll upload this ppt there only, and you can download, and you can, if you want, you can make the notes as well. Thank you so much. Bye bye.